न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में एक बार फिर चुनाव सुधार को लेकर बड़ी आवाज उठाई गई है। इंडिया गठबंधन के 23 दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें एसआईआर, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं की साख, मीडिया की भूमिका और इन सब के ऊपर न्यायपालिका से लोकतंत्र बचाने की उम्मीद की बात उठाई गई है। इस चिट्ठी में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की उम्मीद न्यायपालिका से ही है। इस चिट्ठी में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया है कि जब सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। पत्र में इंडिया के नेताओं ने कहा है कि वे सामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका को इस प्रकार का पत्र नहीं लिखते, लेकिन उन्हें लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए उन्होंने ये असाधारण कदम उठाया है। पत्र में निर्वाचन आयोग और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। करीब 3.5 पन्नों की इस चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और बता रहे हैं कि देश में अगर अभी इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा जोर नहीं लगाया गया तो फिर आज़ादी के बाद की, संविधान बनाने के बाद की सारी उपलब्धियां मटियामेट हो जाएंगी। इस देश को लोकतंत्र खत्म करने का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश में राइट, लेफ्ट, सेंटर तमाम तरह की विचारधारा की राजनीति होती रही है, आप जानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को भावनाओं में बहाना और सत्ता पर काबिज होने का काम तो बीजेपी ने ही किया। अब उसी बीजेपी के राज में जिस तरह राम मंदिर में लूट मची है, अयोध्या के राम मंदिर में, उससे लोग हैरान हैं। यहां तक कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अब इस पर अपना मुंह खोलना ही पड़ा है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि अयोध्या में रामलला मंदिर में रखे हुए दान पत्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है और इस घटना से हम सभी आहत हैं। अपने बयान में होसबले ने मंदिर ट्रस्ट से न्यायपूर्ण कार्रवाई करने की उम्मीद तो जताई है, लेकिन साथ ही संघ ने यह भी कहा है कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। मतलब राम के नाम पर करोड़ों की लूट के बाद भी जनता को हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का डर दिखाया जा रहा है। यह साफ साफ आपको लग रहा है, यहां आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या जिन लोगों ने मंदिर के दान पात्र से ही चोरी कर ली, उन्हें संघ यानी आरएसएस हिंदू समर्थक मानता है? खैर, आरएसएस ने तो बयान देने की औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी रखा है। आज ही रागिनी नायक, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण पर जो कहा है, आइए जरा उसे सुनिए। मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में, नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए। तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं, अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की और वही हम सब जो हैं हम आपस में निपटा लेंगे। आप कौन हैं, आप क्यों बोलेंगे? तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था? नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है
और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में, और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई क्योंकि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला, एक नजारा दिखाया, सबको कहा वाह 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 मोदी जी। रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे। तो सुन रहे थे आप यहाँ रागिनी नायक राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी की बात, और उस पर पोल खोलती हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में बैठी है और अब शायद यही मंदिर सत्ता से बेदखल करने का जरिया भी बनेगा। वैसे सत्ता से बेदखल करने के लिए तो जनता भी तैयार बैठी है। पूरे देश में कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ ही चुकी है। इधर जंतर मंतर पर भी लोग जुटते जा रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का भी धरना चल ही रहा है। आज ही इस धरने में और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए अमरावती से, ध्यान से सुनिए, अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखेड़े भी पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। यहां पहुंचकर बलवंत बसवंत वानखेड़े जब पहुंचे आज जंतर मंतर पर, क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं पार्लियामेंट ऑफ मेंबर अमरावती लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। अभी जो सोनम वांगचुक जी का कुपोषण चल रहा है, वो कुपोषण मैं वैयक्तिक स्तर पर मैं उनको पार्टी में देने यहाँ आया है। और मैं चाहता हूँ कि जो आज देश में लड़कों के साथ, विद्यार्थी के साथ जो चल रहा है वो उन पर गलत है और उतना ही अन्याय उन पर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सोनम वांगचुक जी की मांग है, वो मांग को सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहाँ बलवंत बसवंत देशमुख अमरावती से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद आए आज यहाँ जंतर मंतर पे और इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए। और देश में किस ढंग से माहौल बदलते हुए हम देख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों, अलग अलग मसलों पे आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जंतर मंतर पर एक नहीं बल्कि कई धरना प्रदर्शन, कई भूख हड़ताल, कई कहें तो आमरण अनशन जारी है कई लोगों का। एक तरफ तो यहाँ सोनम वांगचुक हैं ही, उनके अलावा आयशा की चीफ हैं नेहा, उनके साथ जेएनयू के 5-6 छात्र भी हैं। उसके अलावा भी कई हैं जो संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी हैं। और यहाँ पुलिस की जो गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों पुलिस की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी के लिए अब सत्ता से बेदखली का रास्ता तैयार हो रहा है। अगर कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, अभी आगे समझ में आएगा। यानी सत्ता से आउट होगी बीजेपी। लेकिन इस बीच एक खबर और बता दूं कि इसी महीने की 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 13 अगस्त तक चलने वाली है। इस सत्र में, मानसून सत्र में जो शुरुआत हो रही है, उसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये जो तमाम मामले हैं, इसमें भी खासकर चुनाव आयोग का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, आज जो चिट्ठी पहले लिखी गई है, लेकिन चिट्ठी को साझा करते हुए किसी वेणुगोपाल ने जो कुछ लिखा है, उस चिट्ठी के जरिए जो आप तक बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि न्यायपालिका से भी अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यह न्यायपालिका हमें बता दे। मगर न्यायपालिका से ही निकले हुए इस शब्द कॉकरोच
पर आज इतना बड़ा एक आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के क्या मायने हैं ये भी समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इनके साथ। देखिए हमारे साथ इस वक्त अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और उधर सौरभ दास जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे जंतर मंतर से। और सीधे उनके पास चलते हैं, सौरभ दास के पास चलते हैं और ज़रा समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज 14वां दिन है, लेकिन इस 14वें दिन, 13वें और 14वें दिन में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है जंतर मंतर पे। सौरभ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि पुलिस फोर्सेस पहले दिन जब आप लोग 6 तारीख को आप लोगों ने पहला यहां प्रदर्शन किया था, उस समय भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जब दूसरा प्रदर्शन आप लोगों का उसकी शुरुआत हुई है, उस समय भी हम लोगों ने देखा। लेकिन कल से लेकर आज तक ये फोर्सेस क्यों बढ़ा दी गई हैं, ये बताइए। क्या सब कुछ ठीक है, ये बताइए। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं, फिर जरा आऊंगा हंगर स्ट्राइक पे भी। सौरभ जी, देखिए अभी सोफार यहाँ पे जो बल लगाया है उन्होंने, मुझे लगता है कि सरकार जो है वो तो सुन नहीं रही है हम लोगों को, लेकिन पुलिस बल यहाँ पे इन लोगों ने बढ़ा दिया है। मुझे पता नहीं यहाँ पे ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, आगे के दिनों में क्या होने वाला है। जब से सोनम जी यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तब से पुलिस का व्यवहार थोड़ा सा हॉस्टाइल होता हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को। ये एक नोटिसेबल चेंज है यहाँ पे। साथ साथ इन लोगों का बल भी बढ़ा देना ये थोड़ा अच्छा तो हम लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन सो फार ये पुलिस के तरफ से ज़्यादा कुछ परेशानी हम लोगों को नहीं मिल रही है। आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सौरभ जी, ये बताइए कि कल एक खबर ये मिली कि AISF ने जो वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल, बुक स्टॉल लगाया था, किताबें लाइब्रेरी नुमा जो लगाया था, उसके किसी लड़के के साथ वहाँ पर पुलिस ने ज्यादती की थी। शायद आप लोगों ने FIR दर्ज करवाने की भी कोशिश की, हुई या नहीं मुझे ये नहीं पता, आप इसको कंफर्म करेंगे। लेकिन उसके बाद से ये घटनाक्रम में बदलाव दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? आप लोगों को अगर कुछ, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या इसके पीछे जो हंगर स्ट्राइक आप लोग कर रहे हैं वो है या कुछ और है? आप लगातार 14वें दिन डटे हुए हैं, ये है? आप लोगों की ताकत जो है वो बढ़ती जा रही, ये है? क्या कारण हो सकता है? देखिए कल ये हुआ कि जो AISF के कुछ लड़के थे, स्टूडेंट्स, वो लोग एक छोटा सा टेबल पे उन्होंने बुक्स रखे हुए थे, एक तरह से लाइब्रेरी बना के रखा था एंड ये Day 1 से लगा हुआ था। सडनली जो ACP है यहाँ पे, अजय शर्मा जी, एंड साथ में उनके जो फोर्स, वो आए और उन्होंने बोला कि ये टेबल को हटा दीजिए। उसी में जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो थोड़ा फोर्स यूज़ किया गया उनके खिलाफ। एंड जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बुक, गांधी जी का बुक और अंबेडकर जी का जो बुक है, उनको पुलिस ने नीचे फेंका रोड पे। एंड साथ साथ वो जो बच्चे हैं उनको डिटेन कर लिया, थप्पड़ मारा, गालियां दी, उनको पुलिस स्टेशन ले गए। एंड फिर जब हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया तब उनको छोड़ा। लेकिन हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को बोला है कि एक इंक्वायरी होना चाहिए, एंड जो DCP है उन्होंने बोला भी है कि वो एक इंक्वायरी करेंगे। वी हैव डिमांडेड कि उन ACP अजय शर्मा और जो नीरज साहू है उनके तरफ से एक अपॉलॉजी तो आना ही चाहिए। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो हॉस्टाइल बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है पुलिस के तरफ से, कहीं ना कहीं वो ये हंगर स्ट्राइक का और सोनम जी का यहाँ पे होने का एक इम्पैक्ट तो है। जी, ये बताइए सौरभ जी कि आज इस हंगर स्ट्राइक का शायद 6ठा दिन है, वो भी बीत रहा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है आप करेक्ट करेंगे, लेकिन क्या हालात हैं तमाम लोगों के? सोनम वांगचुक तो ठीक है, एक उनके पास एक एक्सपीरियंस है हंगर स्ट्राइक का, लेकिन कई ऐसे हैं जो इस एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट टाइमर हैं, वो पहली बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल और तमाम चीज़ें, और क्या चिंता बढ़ रही होगी आप लोगों की जैसे जैसे, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी विदेश जाने वाले हैं, आप लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं है, कोई बातचीत भी उसकी शुरुआत, कोई कड़ी है आप लोगों के बीच? जरा ये सब बताइए।
देखिए टेंशन तो हम लोगों को है कि यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं अपने मन से तो भले ही कर रहे हो हंगर स्ट्राइक, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम जी ने भी और हम लोगों ने भी बोला है कि आप सॉलिडारिटी फास्ट कर लीजिए 1 दिन का या 2 दिन का या मैक्सिमम 3 दिन का, क्योंकि हंगर स्ट्राइक में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और बहुत सीरियसनेस के साथ करना पड़ता है, रिस्की चीज़ भी होती है। तो लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हमारी टेंशन ज़रूर बढ़ रही है। काफ़ी लोगों का शुगर लेवल डाउन भी जा रहा है, आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट और सैड पार्ट ये है कि सरकार एकदम गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको सब दिख रहा है। यहाँ पे पुलिस रोज़ गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजती है कि यहाँ पे क्या हुआ, पूरा डेटा देती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है, तब भी सरकार से कोई भी हम लोगों को रीच आउट नहीं कर रहा है। हमारे तो डे 1 को ही हम लोगों ने पुलिस को बोल दिया था कि आप हमारे लिए एक चैनल खुलवा दीजिए कम्युनिकेशन का सरकार के साथ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र में अगर प्रजा को ही नहीं सुना जाएगा, अगर यहाँ पे युवा लोग कुछ आक्रोश अपना जता रहे वही नहीं सुना जाएगा, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि किस तरह का लोकतंत्र हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है सौरभ जी कि अभी तक आप लोगों के बीच, यानी सरकार और आप लोगों के बीच कोई भी बातचीत की शुरुआत नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं सरकार को, मीडिया के तरफ से भी, सारे लोगों के तरफ से कि हमसे बात करिए, यहाँ पे एक डेलीगेशन आप बुलाइए बच्चों का जो अपना डिमांड्स रखेंगे, अपना आक्रोश, अपना दुख दर्द पीड़ा उनको समझाएंगे। एंड इसीलिए तो वो लोग पावर में है, हम लोगों ने उनको पावर दिया है। वो भूल जाते हैं, इतना अहंकारी हो चुकी है सरकार, इट इज़ ड्रंक ऑन पावर, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल। अगर लोग यहाँ पे कुछ बोल रहे तो उनको सुनना है, उनका वो ड्यूटी बनता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि अगर जैसे पुलिस फोर्सेस यहाँ बढ़ा दिया गया है, पुलिस का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, अगर आप लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है, आप लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, हम लोगों ने तो पहले से ही बोला था कि वी आर रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। ये अगर यहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, अगर उनको उठाया जाएगा, उनके खिलाफ केसेस डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो ये तो हमारे लोकतंत्र के बारे में, इस गूंगी बहरी सरकार के बारे में एंड पुलिस के फोर्स के बारे में एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, एक कमेंट्री होगा, बहुत सैड सा कमेंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जो पब्लिक फेसिंग लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से, हम लोग तो शुरू से ही रेडी थे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लोकतंत्र में हमारे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। 10 से 5 करिए आप प्रोटेस्ट, 5 बजे के बाद आप चले जाइए घर। साथ साथ आपको बोला जाता है कि कोर्ट में भी बोला जाता है कि ये सारे रूल सही है, एंड जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में कोई हल नहीं निकाला जाता। तो हम लोग देख ही रहे इतने सालों से कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कैसे होता है, ये हम लोग देख ही रहे बहुत साल से। तो हम लोग तो रेडी है, आगे क्या होगा, जब होगा तब हम लोग बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल एक ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि एक बड़ा कुनबा है आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, और इसमें आगे की रणनीतियों में पूरे देश भर में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई आप लोग इस वक्त, चूँकि आप लोग अभी जंतर मंतर पे हैं, और देश भर से कोई अपील, कुछ और आगे करने की कोशिश, ये सब कर रहे हैं आप लोग? देखिए, या तो पुलिस हमें यहाँ से हटाए, लेकिन हम तो हटने वाले नहीं है। हम लोग तो जो चीज़ के लिए आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी, जब तक वो फिक्स ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं। आगे क्या होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये एक संगठन बने, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बने, स्ट्रक्चर हो। वो जो हम लोग स्टेट्स गए वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लीडरशिप भी आइडेंटिफाई किया, वो लीडरशिप को हम लोग लगाए, स्टेट चैप्टर्स बनाए, एंड इस मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल तक जाए, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।
पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती है, लेकिन अगर उनसे सही में काम करवाना है, अपने हितों के लिए, लोगों के हितों के लिए काम कराना है, तो ग्रास रूट पे जागरूक होना लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के तरफ युवाओं के इश्यूज को लेके एंड लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग ये संगठन आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप सुन रहे थे सौरभ दास को, जो हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी बात, और उसमें भी खासकर जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो बता रहे थे। इकरार जुड़े हुए हैं, इकरार के पास आता हूं, लेकिन अब जल्दी से इधर आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास क्या कहेंगे? अभी एक प्रतिक्रिया यहां से आ रही थी, और कल से कोशिश ये हो रही है जंतर मंतर पे कि लोग जितना कम आ पाएँ वो दिखाई दे रहा है प्रशांत जी, और उनको आने से रोकने की पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। रात को 2 बजे तक अपनी टीम वहां पर थी, और कल अपने पास ये खबर थी कि पुलिस शायद आज इन लोगों को यहां से भगा दे, ये भी जानकारी थी। इसीलिए हम लोग सतर्क थे कि वहां क्या चल रहा है देखा जाए। लेकिन ये साफ है कि अभी वहां के हालात टेंस हैं, वहां पर टेंशन है। प्रशांत जी, देखिए, टैक्टिस तो पुलिस की यही होती है, और सरकार की, खासकर इस सरकार की, कि डिस्प्रपोर्शनेट पुलिस लगा दो। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री वहां लगा दो, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में लगा दो, ताकि लोग डर जाएं। लेकिन ये युवा जो हैं, जो जेनजी है, ये कमिटेड है, और ये इतना आसान नहीं होगा। और उनके पास, जैसे मैंने शुरू से कहा, कि ये अपना मीडिया भी लेकर आए हैं वहाँ पे। इनके पास एक बड़ा मीडिया है जिसकी मिलियंस और मिलियंस की रीच है, पूरे देश में खबरें जा रही हैं, रोज वहाँ से नए नए वीडियो वायरल होते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पुलिस का रवैया, सरकार का ही है कि इनको डराओ, और इसीलिए इतनी बड़ी पैमाने पर पुलिस वहाँ पे लगाई जाती है। एक बड़ी जो उपलब्धि इन छात्रों की और युवाओं की है, वो ये कि उन्होंने गोदी मीडिया को वहाँ घुसने नहीं दिया, वरना अभी तक कोई ना कोई साजिश वो कामयाब करने में कामयाब हो जाते। और कई बार उन्होंने किसान आंदोलन में भी किया, शाहीन बाग आंदोलन में किया। ये उनकी एक प्लेबुक है जिसके साथ वो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी ये कर रहे। बाहर रहकर ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर घुस के कोई बड़ी साजिश वो नहीं कर पाए हैं, ताकि मौका मिले सरकार को, पुलिस को कोई एक्शन लेने का। तो ये एक उपलब्धि इनकी है। और जहाँ तक भूख हड़ताल का मामला है, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सरकार श्रम लिहाज वाली सरकार नहीं है। पिछली सरकारों में तो ये हो जाता था, अंग्रेज के खिलाफ भी भूख हड़ताल कामयाब हो जाती थी, क्योंकि वो भी बात करने पर तैयार हो जाता था, अंग्रेज सरकार भी। लेकिन ये लोग जो हैं, जो सत्तासीन अभी लोग हैं, ये अभी दम्भ में हैं, अपने घमंड में हैं, और उस घमंड से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो लूज़ भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लूज़ कर रहे हैं। और बाकी जो राम टेम्पल का मामला है, जुडिशरी का मामला है, उस पर फिर आगे बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक आंदोलन जो चल रहा है इधर जंतर मंतर पे, दूसरा आंदोलन देश भर में, और इन आंदोलनों के बीच एक कहानी उधर राम मंदिर में चल रही है, अयोध्या में, और उसके साथ साथ बहुत कुछ आप आने वाले समय में, जब ये सत्र की शुरुआत होगी, उस समय देखेंगे। तो ये जो मानसून सेशन की शुरुआत 20 तारीख से हो रही है, उससे पहले क्या नरेंद्र मोदी इन तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आराम से जो 13 तारीख तक, यानी 13 अगस्त तक जो मानसून सत्र है, उसमें अपने जो बिल हैं उसको पास करवा पाएँ। हंगामा होता है या कुछ और, ये देखना होगा। लेकिन ज़रा एक कमेंट जल्दी से, स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। स्वामी जी, कैसे देखते हैं जब बात हो रही है यहाँ जंतर मंतर की, और जंतर मंतर पे जो कुछ अभी आप लगातार देख रहे हैं, जो या महुआ मोइत्रा पहुंची हुई हैं जंतर मंतर पे, देखिए ये तस्वीर आ रही है। जरा महुआ मोइत्रा कह क्या रही है, जरा सुनते हैं।
और फिर देखिए तमाम आज कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंचे, आज टीएमसी के सांसद, कल भी टीएमसी के सांसद सागरिका घोष पहुंची थी और तमाम लोग। जरा सुनते हैं क्या कह रही महुआ मोइत्रा। To all of you, Jai Hind, Jai Hind. This is why we are here, Jai Hind. ये लड़ाई शायद हम सांसद होकर लड़ नहीं सकते, ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। We never had anything to fight for. We never had anything to fight for in this world because you know what? हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। Generations of dreams have been spoiled. किसी का दिल में अगर आप छुरी भी दे दो ना, फिर भी उसका सपना रहता है, पर सपना आप अगर खत्म कर दो तो इंसान को जीने के लिए कुछ नहीं रहता है। So you are the dreams through which your parents live, through which your grandparents live. And your dream, आप कोई महल का सपना नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हम काम करके, पढ़ाई करके एक एग्जाम पास करना चाहते हैं। और इस देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा उम्मीदवार, 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो बोलने का कोई नहीं है। और गद्दी में बैठा के उनको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था, हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, कितने कारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया है उनके लिए, वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। और ये लड़ाई आपसे शुरू है और आपके माध्यम से ही चलेगा। ये लड़ाई महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, हर लोगों के। एंड वी हैव टू कीप इट गोइंग। फार्मर स्ट्रगल, किसान स्ट्रगल आपने देखा था, 1.5 साल से भी ज्यादा चला था, फिर उन्होंने पीछे किया, फिर इन्होंने 3 फार्म बिल उन्होंने वापस लिया क्योंकि पंजाब के किसान सड़क से हटे नहीं थे। वो टेनेसिटी अगर आप दिखा सकते हो, डू नॉट लीव द कॉज, डू नॉट लीव द कॉज, देन दे विल बी फोर्स टू टेक एक्शन, फोर्स टू टेक एक्शन। बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे, बोले मार्क्सिस्ट, बृंदा कारत जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोइत्रा आ गई, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गई, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो, कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हो। अब बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो, हाँ हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है, हाँ इतने सारे 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसके आराधना में, दैट्स व्हाट वी हैव कम फॉर। डोंट गिव अप, वी आर ऑल विद यू, डोंट गिव अप।
This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't smooth this chance. Take it, grab it, stay with it. जब चौरी चौरा हुआ था 1922 में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन जल गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि आई विल स्टॉप इट, इफ इट कांट बी अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल छोड़ देते हैं. But remember, 1922, 1947, 25 साल बाद he was successful. The same thing. Let it continue. Be non-violent, be true to your cause. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. Thank you so much. Jai Hind, lots of love, and my salute, my prayers for the health and for the love of our country, that Sonam ji is here. He's not here for himself. He's here for this land. He's here for our future. He's you. There are very few of us. Who do something without love of money and without love of power. There are very few of us left in this country who do this for love of this country and for love of their cause. And for that, I salute him. Thank you so much. Please keep this going. I will try and come again. Thank you so much. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब. तो सुन रहे थे आप सीधे लाइव तस्वीर, लाइव इस भाषण को जहां पहुंची थी अभी महुआ मोइत्रा इसी वक्त जंतर मंतर पर, वो उनका भाषण आपने सुना. ज़रा इकरार के पास जल्दी से आता हूं, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं. इकरार, ये पहले से तय था या अचानक पहुंची महुआ मोइत्रा? जी देखिए, लगातार हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उसके लिए कोर कमेटी बनाई गई है. तो जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों का आना शुरू हुआ, जब से सीपीआई के नेता आना शुरू हुए हैं, वृंदा करात और डी राजा, उसके बाद लगातार जो नेताओं का है वो लगातार यहाँ आना शुरू हो गया है. कल आपको पता है कि टीएमसी की एक और सांसद है वो यहाँ आई थी. तो इस तरह से लगातार जो एक मॉनिटरिंग टीम है वो दरअसल पहले ये हो रहा था कि जो वीआईपी आ रहे थे वो सीधा मंच पर आ रहे थे और उनसे वो, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी सभी लोगों से संपर्क कर रही है और जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ मंच पर वो जो है मौका, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं उनको वो मौका दे रहे हैं. इसीलिए तमाम जितने भी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट आए थे, काफ़ी सीनियर एडवोकेट थे, वो आए थे. इसी तरह से जो मजदूर संगठन है उनके लोग आ रहे हैं, किसान संगठन है उनके लोग आ रहे हैं. तो तमाम तरह के जो लोग हैं जो यहाँ आकर जो छात्र जिन्होंने सुसाइड किया है उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार आना चाहते हैं, उनको लगातार यहाँ आने का मौका दिया जा रहा है. उनकी बात जो वो मंच पे रखना चाहते हैं वो रखने दिया जा रहा है. लेकिन महुआ मोइत्रा का ये अचानक से आना हुआ, क्योंकि कोई ऐसा तय नहीं था. हमने पूछा था कि आज कौन कौन लोग आने हैं. जब सौरभ दास हमसे जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है. लेकिन अचानक महुआ मोइत्रा जो है, जब आपसे हम बात ही कर रहे थे सौरभ दास, उसी समय वो अचानक स्टेज पर आई और सोनम वांगचुक के सीधा वहाँ मंच पर पहुँचकर उनका हालचाल लिया. और बाकी अब वो मंच से नीचे उतरकर शायद जो बाकी लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे उनसे भी वो मिले. ऐसा जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो तमाम लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक के हालचाल के बाद में जो तमाम लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे जाकर वो एक एक करके मिलकर उनसे हालचाल ले रहे हैं. वहीं राजीव जी, एक चीज़ यहाँ बहुत जो आज देखने को मिल रही है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कल रात से ही यहाँ, जैसा हमने बताया था कि रात से ही जो गहमा-गहमी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज अभी कुछ देर पहले करीब 7 बजे से कुछ समय पहले ही दिल्ली पुलिस के जो नई दिल्ली ज़िले के डीसीपी वो और जॉइंट सीपी वो खुद आए और बैरिकेटिंग के इस तरफ जहाँ ग्रिल लगी है वहाँ से उन्होंने सोनम का हालचाल लिया
कि आप इनकी तबीयत कैसी है, किसी डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो जो और उनके साथ तमाम जो पुलिस बल था, वो भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। तो ये कल से एक जो चीज़ नई देखने को मिल रही है वो है कल करीब 200 के करीब पुलिस वाले एक साथ आते हैं। जॉइंट सीपी उनके साथ होते हैं, डीसीपी होते हैं, जो है एसीपी होते हैं, वो तमाम वो पूरा वहाँ से जो जंतर मंतर की तरफ वाला गेट है वहाँ से निकलता हुआ पूरे इलाके की एक तरह से घूम के कौन कहाँ क्या बैठा है वो सारी वो देखकर वापस वहाँ पीछे जाकर अपनी जो पुलिस फोर्स है उनको वो संबोधित करते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने जो मीडिया पर्सन या जो भी लोग मौजूद थे उन सबको दूर कर दिया था। तो ये 2 दिन से देखा जा रहा है कि कुछ 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद लगातार पुलिस बल यहाँ आ रहे हैं। रात भी पुलिस की जो है गहमा गहमी देखी गई थी। आज जो है वो कल के मुकाबले ज़्यादा पुलिस बल तैनात है, पीछे कुर्सियाँ लगाकर बैठे हैं, पैरामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स लगातार तैनात है। तो ये है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक एम्बुलेंस भी अंदर तैनात की गई है, क्योंकि जो हंगर स्ट्राइक पर जो छात्र बैठे हैं उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि आज छठा दिन है और छठे दिन 6 दिन तक भूखे रहना बहुत मुश्किल है। एक छात्र है, उनकी आज तबीयत बिगड़ी, उनका कल रात को बिगड़ी थी। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, दिल्ली पुलिस ने भी रिक्वेस्ट की कि आप हॉस्पिटल चलिए या अनशन तोड़ दीजिए नहीं आपकी, लेकिन वो नहीं अपनी बात से हटे और वो लगातार अनशन कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप बने रहिए इकरार हमारे साथ। जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। आप देख रहे हैं, घटनाक्रमों को देख रहे हैं, शुरुआत में रख चुका हूं मैं, आपकी प्रतिक्रिया स्वामी जी। से कर रहे थे, अब लगता है वो प्रतिफल उसका मिल रहा है। देखिए, महुआ मोइत्रा आई, कल एक सांसद, राज्यसभा की सांसद टीएमसी की आई, कम्युनिस्ट पार्टी की आई। महुआ मोइत्रा ने जो बात कही उसको बड़े ध्यान से सुना मैंने। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लेबल किया जाएगा, ये कम्युनिस्ट हैं, ये दीपांकर भट्टाचार्य के लोग हैं, ये डी राजा के लोग हैं, मतलब कह के आपको लेबल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो उनके मतभेद हैं कम्युनिस्ट पार्टी से उसको भी दूर कर दिया एक अपने उद्बोधन से। और आपने बताया जैसे कांग्रेस के नेता भी वहां गए। देखिए, हमें एक सामूहिक सब लोगों को मिलके एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। आज आप दिल्ली हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों, जिनके मकान तोड़ दिए गए, जिनके साथ वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी वादे द्वारा, जहां झुग्गी वहां मकान, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, बिना नोटिस के तोड़े जा रहे हैं, नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। बरसात के दिनों में लोग सड़क पे हैं, वो लाखों लोग हैं। तो मैं तो निवेदन करता हूं, जो झुग्गी झोपड़े वाले हैं, अब ये लोगों को पूछना चाहिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया इन्होंने कि साहब वो जो इथेनॉल हम मिला रहे हैं इसलिए मिला रहे हैं, 1 साल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे एक्सपेरिमेंट में तो हमारे देश के लाखों गाड़ियां खराब हो जाएंगी, गाड़ी वाहन खराब हो जाएंगे, जिन लोगों ने टैक्सी ओला उबर चला रहे हैं उनके वाहन खराब हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कर दीजिए ना इथेनॉल, हमारे देश के अंदर हमको अल्कोहल वो दे दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए। और जो 72 रुपए का पेट्रोल मिला करता था जब $70 का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, आपने 115 रुपए का कर। देखिए, हर वर्ग परेशान है, हर जनता परेशान है। केवल राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य नहीं है कि जाएं और एक सामूहिक आंदोलन चलाएं। कल भी मैंने निवेदन किया था, आज फिर निवेदन करता हूं। राहुल गांधी से मेरा निवेदन है, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, सब लोगों से, ममता बनर्जी से एक कॉल दीजिए, दिल्ली के अंदर कॉल दीजिए। और जितने लोग इस सरकार से पीड़ित हैं, क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूं, जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनके खुमचे उखाड़े जा रहे हैं, जिनकी दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, आज के तारीख में सब कह रहे हैं हमने पाप कर दिया कि इन लोगों को सरकार में बिठा दिया। लेकिन मोदी जी इनको इसलिए नहीं सुनेंगे। आपको पता होगा राजीव जी, रात को 1:30 बजे मोदी जी विनय कटियार को फोन करते हैं, जो विनय कटियार से कहते हैं कि राम जन्मभूमि के इस मसले से हम बाहर कैसे निकलेंगे। और इसके बाद विनय कटियार उस बात को पब्लिक कर देते हैं। इसका मतलब यह है चंपत राय 2-4 दिन में अरेस्ट होने वाले हैं। राम जन्मभूमि इतना बड़ा मुद्दा इनके लिए बन गया है कि ये जीवन और मौत का सवाल है। ये चंपत राय को अरेस्ट करेंगे, गोपाल राव को अरेस्ट करेंगे, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करेंगे तो भी जाएंगे, नहीं अरेस्ट करेंगे तो भी जाएंगे। मुझे लगता है 2-4 दिन में तीनों लोग अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी राय है इनके नार्को टेस्ट करा दिए तीनों के, बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, आरएसएस के बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, बड़े बड़े मंत्री और उनसे बड़े भी जो सबसे बड़े हैं उनका भी नाम आ जाएगा। इन तीनों के नार्को टेस्ट करा दी जाए। जी जी जी, सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? सुनील जी, जंतर मंतर, सबसे पहले जरा छात्रों के आंदोलन, उसमें जंतर मंतर पे जो चल रहा है वो, और चूंकि आप प्रयागराज में हैं और अगला पड़ाव जो है राहुल गांधी का प्रयागराज है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी टिप्पणी। धन्यवाद राजीव जी। इलाहाबाद में तो मैं देख रहा हूं कि विभिन्न इलाकों में, दरअसल आप ये समझिए कि इसे कि विश्वविद्यालय का
स्वामी सर जानते हैं, जो एक विद्यार्थियों का समूह छात्रावास में रहता है, छात्रावास से जो बाहर विद्यार्थी रहते हैं किराए पे मकान लेके, उनको डेलीगेसी कहा जाता है। एक प्रचलित शब्द है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो विभिन्न इलाकों में, विभिन्न मोहल्लों में लड़के लाज में या अलग किराए पे मकान लेके रहते हैं, तो उनको डेलीगेसी का छात्र कहा जाता है। तो इन छात्रों के बीच में कांग्रेस संगठन के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग बहुत सक्रिय हैं। मैं 2-3 मोहल्लों में गया तो वहाँ मैं तो यूं ही गया था अपने परिचितों से मिलने के लिए। वहाँ लोगों ने बताया कि घर घर संपर्क है, और ख़ासतौर से जिन इलाकों में विद्यार्थी बड़ी संख्या में रहते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों या वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हों, छात्राएं हैं वो भी बड़ी पैमाने पर रहने लगी हैं, अपने घरों से निकल के परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। या आजकल एक बड़ा क्रम है बड़े शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी का, वहाँ बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होते हैं। उन जगहों पर तो एक संपर्क अभियान लगातार जारी है उस कार्यक्रम के लिए जिसमें राहुल गांधी आने वाले हैं। और वह इस कार्यक्रम में मैंने महसूस किया कि अपने संगठनों या राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके लोगों के बीच में एक उत्साह है। इसलिए बहुत शोर शराबा न होने के बावजूद भी एक छात्रों के बीच में जाने और उनके बीच संपर्क बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आसपास के जिलों में भी लोग सक्रिय हैं, जो मुझे जानकारी मिली। जो जंतर मंतर पे चल रहा है, वे जंतर मंतर कोई काकरोच पार्टी का आंदोलन नहीं रह गया। मेरा मतलब कि काकरोच पार्टी ने इसकी शुरुआत जरूर की है वो बीच में, लेकिन अब ये जो तमाम छात्र संगठन हैं या जो तमाम छात्र हैं, मैंने इंडिविजुअल के रूप में भी, वह इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए हैं। और लगातार जो यहाँ भीड़ बनी हुई है या लोग लगातार आते जा रहे हैं, यहाँ से हटने के लिए नहीं तैयार हैं, यह सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह एक तरह की चेतावनी है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति एक नाराजगी है, और खासतौर से युवाओं में और छात्रों में। जो शुरू में अगर आप याद कीजिए, जब ये धरना शुरू हुआ था, तो जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, छात्र युवा संगठन, उन लोगों ने कुछ एक तरह का विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, एक विरोध अपने इसके विरोध में बात करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो भी दिखना बंद हो गया है, क्योंकि ये जो यहाँ का जो छात्र है वो लगातार वहाँ मौजूद है, और इस भूख हड़ताल ने इसकी गंभीरता को बढ़ा दिया। अगर ये छात्र हैं, सामान्य छात्र हैं, फेसलेस हैं, कोई इनको जानता नहीं है, लेकिन वो अपने कमिटमेंट के लिए, अपने जो उनका उद्देश्य है उसके लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है, तो इसका तो विस्तार होगा। और सरकार अगर इससे बात नहीं कर रही है, जो या इनसे एक आउटरीच नहीं बना रही है, या उसके पक्ष में नहीं है, या छात्रों से बातचीत करने में जितनी देरी होगी, यह आंदोलन और फैलेगा, और यह केवल केंद्रित नहीं रह जाएगा दिल्ली तक ही, मुझे लगता है कि अन्य राज्यों तक में यह जाएगा जी। और अब तो सभी दलों के राजनीतिक नेता वहाँ पहुँचने लगे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वामपंथी लोग ही जा रहे हैं, अब तो जो अन्य जो दल हैं, टीएमसी के लोग भी पहुँच गए, कांग्रेस के लोग भी पहुँच रहे हैं, जो समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग पहुँच रहे हैं। योगेंद्र यादव का मैंने वहाँ भाषण सुना, ये प्रशांत जो वकील साहब हैं, प्रशांत जी, उनका मैंने भाषण सुना। तो बड़े हर तरह के लोग वहाँ जा रहे हैं अब। तो यह केवल एक कोई इसका जो समर्थन है वो लगभग क्रॉस द पार्टी लाइन है, और जो लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध नहीं है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह ये बताता है कि इस आंदोलन की गंभीरता कितनी है, और ये सरकार सुनेगी नहीं। ये सरकार का तो तरीका यही है कि लंबे समय तक लोगों को टालते रहिए और उनके सब्र की परीक्षा लेती है। हालांकि जब ये हुआ है सरकार को झुकना पड़ा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसान आंदोलन। लेकिन ये जरूर है कि किसान आंदोलन और छात्रों के इस आंदोलन में एक फर्क है कि किसान संगठित थे, उनके तमाम संगठन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन के अभाव में कोई ये छात्र तितर बितर हो जाएंगे। यह एक स्वतः स्फूर्त उठा हुआ आंदोलन है जिसके प्रति छात्रों में, युवाओं में एक आकर्षण है, और वही इसके प्रति एक समर्पित भाव से आगे आ रहे हैं। अब जो अयोध्या के बारे में स्वामी जी ने कहा, मैं इनको आशावाद को एकदम सलाम करता हूं कि उम्मीद कर रहे हैं कि
चंपत राय और अनिल मिश्रा जो संघ के लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं संघ को जानता हूं, जितना मैं बीजेपी को जानता हूं, मैं बहुत विश्वास पूर्वक करता हूं कि इनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। दोनों स्थितियां, अगर इनकी गिरफ्तारी का मतलब जो संघ का एक औरा बना हुआ है, संघ के बारे में जो ये जो बड़े दावे के साथ संवैधानिक पदों पे ही बैठे हुए लोग कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, वह एक धारणा जो है बहुत धराशायी होगी, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और 100 सालों में संघ ने अपनी इस धारणा को बनाया है, वह इस एक घटना से उसको समाप्त कर देंगे। उनके FIR होने का मतलब, अभी तक FIR उन्होंने नहीं किया, उनके खिलाफ का नाम के लिए नहीं ले रहा है। जो जांचे जो बड़े नेता बोल रहे हैं, वह आप सुन लीजिए कि वो चंपत राय के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आदरणीय है, सम्मानीय है, त्यागी है, तपस्वी है, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। चंपत राय के बारे में बात कही जा रही है, अनिल मिश्रा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बोलता ही नहीं है। और अभी तक की बात लगातार कही जा रही है कि तो हालांकि तो अखबार में छपने लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं पढ़ रहा हूँ कि तमाम व्हाट्सएप चैट प्रकाश में आया है, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन चंपत राय की गिरफ्तारी होगी, मुझे दूर दूर तक इसकी आशंका नजर नहीं आती, दूर दूर तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ की जो प्रतिष्ठा है उसको लगातार बढ़ाने में लगे रहते हैं जी। और वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी दशा में नहीं स्वीकार करेंगे। अब कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान, हालांकि राजनीतिक नुकसान है इस घटना से, जो उनका एक समर्थक वर्ग है, उस वर्ग के एक बड़े हिस्से को चोट लगी है। और यह इससे भी साबित हो रहा है कि जो अयोध्या के मंदिर में पहुंचने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में लगातार गिरावट है। जो वहाँ पे लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, वो सब बता रहे हैं कि जितने लोग आते रहे हैं वो उनमें बहुत बड़ी कमी आई है, उल्लेखनीय कमी आई है। मतलब आप अयोध्या के गलियों से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो शहर में रह रहे हैं लोग, कि लगातार यहाँ भीड़ बनी रहती थी, विभिन्न इलाकों के लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। और यह किसी भी जगह पर अगर आप बात करें तो लोगों के मन में जो मंदिर के पैसे की चढ़ावे के में जो ये हेर फेर है, इसको लेकर के उनके मन में आक्रोश है। और इसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा। कितना उठाना पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में किस हद तक जाते हैं। तो दोनों बड़े प्रमुख मुद्दे हैं, छात्रों का आंदोलन जो पेपर लीक को लेकर के उत्तेजित हैं, आंदोलन पर उतारू हैं, वो जो आत्महत्या की घटनाओं के कारण उनके मन में आक्रोश है, शिक्षा के प्रति जो सरकार की लापरवाही है उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मांग नहीं रही है सरकार, और हम आप उम्मीद किए बैठे हुए हैं कि चंपत राय से इस्तीफा ले लेंगे। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार देश भर में हो रहा है, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जो सरकार कहती रही है, जो राजनाथ सिंह जी कहते रहे कि सरकार इस्तीफा नहीं देती है, क्यों? उनका ये लगा कि इस्तीफे का मतलब उस गलती को स्वीकार करना, और यह स्वीकार करने की प्रवृत्ति इस सरकार में नहीं है। जब आप याद कीजिए कि जब इन्होंने किसान कृषि कानून, तीनों कृषि कानून जब वापस लिए थे, तो सरकार ने नहीं कहा था कि इसमें कमी रह गई थी, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी कि हम समझा नहीं पाए लोग। ये स्थिति है। तो ये इन दोनों का आंदोलन मुझे लगता है कि पूरे देश भर में है, और यह इन दोनों को सुलझाने में जितना सरकार देर करेगी, उतना ही ये आंदोलन गंभीर भी होता जाएगा, और इसके राजनीतिक असर भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा, और बहुत कुछ अभी चर्चा करेंगे, बहुत सारे अलग अलग मसलों पे, और इसका असर अभी संसद के मानसून सत्र पर क्या पड़ने वाला है। अभी आखिर नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं, जल्दी से अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और खासकर अब देखिए, CPI, CPIM, CPIML, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट विंग है, वो क्रांतिकारी युवा संगठन जो है वो KYS, ये सब तो बहुत बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के अमरावती के सांसद आज पहुंचे, उन्होंने वीडियो जारी किया,
बसवंत देशमुख वो पहुँचे। उनके बाद आप देखिए अभी महुआ मोइत्रा पहुंची, कल सागरिका घोष पहुंची, कल ही हमने देखा योगेंद्र यादव पहुंचे थे, प्रशांत भूषण परसों पहुंचे थे, ये तमाम डी राजा पहुंचे, फिर बृंदा करात पहुंची। ये सबको आप देखिए और सब पहुंच रहे हैं। और एक दिल्ली पुलिस का भी वहाँ का जो सूरत हाल है वो दिखाई दे रहा है। और ये साफ जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि मंच के नीचे जो लोग आ रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मंच के नीचे जो लोग आ रहे हैं, जो छात्र, उनके परिजन, बाकी वो जो परेशानियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी जगह जहां आप अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं, जहां से आप कुछ उम्मीदें लेकर जा रहे हैं कि यहां हमारी परेशानियों का समाधान होगा, वो जगह यहां पर पिछले 14 दिनों से ये जंतर मंतर दिखाई दे रही है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें आज महुआ मोइत्रा का पहुंचना और वाम दलों का जिक्र भी करना, इसके क्या मायने हैं जरा ये बताइए। आज कांग्रेस पार्टी के सांसद का पहुंचना, इसके क्या मायने हैं ये बताइए। इस आंदोलन को अब किस दिशा में आप देखते हैं ये बताइए। कई लोगों को लगता है कि अरे 14 दिन में कुछ हुआ नहीं, देश के शिक्षा मंत्री वहीं बरकरार हैं, नरेंद्र मोदी झोला उठाएंगे चले जाएंगे अभी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन हिंदुस्तान में जो चल रहा है उस पर गंभीर चिंतन तो जरूरी है ना। अमलेंदु जी, गंभीर चिंतन जरूरी है। और महुआ मोइत्रा के ही आज के यहाँ जो भाषण दिया, अगर उसकी बात की जाए राजीव जी, उन्होंने 2 आंदोलनों का जिक्र किया। उन 2 आंदोलनों का जिक्र हम लोग भी लगातार करते रहे हैं, किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन का। किसान आंदोलन भी साल भर से ज्यादा चला और शाहीन बाग आंदोलन भी कई महीनों चला। शाहीन बाग आंदोलन तो चूंकि बीच में कोरोना आ गया तो वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे उखड़ना पड़ा, वरना वो भी एक लंबा आंदोलन चलता दिल्ली दंगा की वजह से, और हाँ उसकी वजह से उसको मतलब उठना पड़ा। लेकिन अब महुआ मोइत्रा भी कह के गई है कि भाई उस तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। यानी राजीव जी, राजनीतिक दलों ने, मुझे जो लगता है कि ये जो एक मस्खरेपन में शुरू हुआ कुछ जनता पार्टी, उस मस्खरेपन को राजनीतिक दलों ने अब एक राजनीतिक आंदोलन की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर मस्खरेपन में ही शुरू हुआ कि साहब सीजीआई ने कॉकरोच कह दिया, हमने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, और फिर उत्साह में आकर जनता मंत्र पर बैठ गए, और फिर उसके जब परिणाम सामने नहीं आने लगे तो राजनीतिक दलों को लगा कि ये फिर हमेशा के लिए भ्रूण हत्या जो है जेनजी आंदोलन की हो जाएगी, और सरकार इसके सबक जो है वो दूसरे ले सकती है, दूसरी तरीके से कर सकती है। तो राजीव जी, इसलिए वामपंथी छात्र संगठन जो है वो जिस तरीके से कूदे, और हम लोग तो राजीव जी जनता मंत्र पर कहें, अगर वामपंथी छात्र संगठन के लोग वहां ना हो तो मंच पर जितने लोग हैं इस आंदोलन में उतने ही लोग दिखाई पड़ते हैं। बाकी लोग जो अब आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, वो भी राजीव जी यही देखते हैं कि नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो नीचे उनको बैठे हुए मिलते हैं आईसा के लोग, नीचे उनको बैठे हुए मिलते हैं एएसएफ के लोग, एसएफआई के लोग, केवाईएस के लोग। तो ये राजीव जी उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि इस आंदोलन को एक सही दिशा देने का प्रयास किया है कि भले मस्खरेपन से आप आए थे, लेकिन कॉस्ट चूंकि बड़ा था, मांग आपकी बड़ी है, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात है, तो इसलिए ये कॉज नहीं मरना चाहिए। सीजेपी मरे या जिंदा रहे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मांग है, जो छात्रों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये बात मुझे लगता है राजीव जी राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गई है, और जो जिन लोगों ने इसको आंदोलन को संभाला है वो भी समझ में आ गया है। आज महुआ मोइत्रा भी यही कह रही थी कि ये आएंगे, किसी आप बृंदा करात आ गई तो आप ये एंटी नेशनल हो गए, हम आ गए तो ये आ गए, टोपी वाले आ गए तो आ गए, तो आप कहना कि हाँ बिल्कुल समाएंगे और ये आंदोलन जो है मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो एक बात तो राजीव जी मुझे जो लगता है वो यही है कि राजनीतिक दल भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि किसी भी आंदोलन की भ्रूण हत्या जो है, जो सरकार करना चाहती है और जो उसकी रणनीति रहती है, वो नहीं होने पाए। और शायद नितिन नवीन ने राजीव जी आग में घी डालने का काम किया। अगर नितिन नवीन धमकी नहीं देते कि हम इनको निपटना जानते हैं इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दल भी जो इसको इस तरीके से आगे आकर संभालते। अब जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद आए, जाहिर सी बात है राजीव जी, कांग्रेस के सांसद महाराष्ट्र से चलकर आ रहे हैं तो बिना अपनी पार्टी की अनुमति के नहीं आए होंगे। बृंदा करात अगर आ रही हैं और कॉमरेड एम ए बेबी जो सीपीएम के महासचिव है वो खुद पहुंच रहे हैं, डी राजा जो सीपीआई के महासचिव है वो खुद पहुंच रहे हैं,
दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के महासचिव हैं वो खुद पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक दल अब इस आंदोलन को एक राजनीतिक दिशा भी देना चाहते हैं और शायद ये जो जंतर मंतर पर जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं इनकी भी समझ में आ गया है कि बिना राजनीतिक आंदोलन मतलब दलों के जुड़े हुए और सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जन आंदोलन बनाए बिना काम नहीं चलने वाला है। आप कितने ही मिलियन और कितने ही ट्रिलियन के आप फॉलोअर लेकर घूमते रहिए, लेकिन अगर सड़क पर आप नहीं हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यही बात राजीव जी मुझे लगता है कि अब ये सड़क पर पूरे देश भर के अंदर आंदोलन की तैयारी चल रही है और ये तभी हो सकता है जब राजनीतिक दल इसके पीछे मजबूती के साथ खड़े हों और एक राजनीतिक दिशा भी इसको दी जाए। और वो मुझे लगता है राजीव जी अब वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं राजीव जी कि आंदोलन लंबा चलेगा, टूटेगा नहीं, आमरण अनशन बीच में खत्म हो सकते हैं, एक का खत्म होगा दूसरा बैठ सकता है, दूसरे का खत्म होगा तीसरा बैठ सकता है, इस तरीके की चीजें चल सकती हैं, लेकिन आंदोलन अब ये लगातार बढ़ेगा और मुझे नहीं लगता कि अब सरकार को इतना आसान होगा यहां से तंबू उखाड़ फेंकना। राजीव जी जी, आपको क्या लगता है प्रशांत जी? फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं, तुरंत आता हूं। मैं सहमत हूं इनसे अमरेंद्र जी से कि आंदोलन लंबा चलेगा और इस आंदोलन से बहुत कुछ आगे निकल रहा है। आप भी गए, मैं भी वहां पे गया हूं कई बार और संभावना है कि मैं कल भी जाऊंगा। तो इस आंदोलन से केवल छात्रों की बात नहीं हो रही। आप वहां पे बात कीजिए, वो लोग बात संवैधानिक लोकतंत्र की कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की कर रहे हैं, राम मंदिर में लूट की कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें वहां पे हो रही हैं। यानी हमारे लोकतंत्र में जो जो कमजोरियां आई हैं उन कमजोरियों को वहां का युवा समझ रहा है। और सबसे जो अफसोस की बात है कि इस जंतर मंतर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है और भारत का जो न्याय व्यवस्था है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके ऊपर उम्मीदें टिकी हुई हैं, वो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने में कोई योगदान नहीं कर रहा है। बरसों से लोग जेलों में हैं। इंडिया गठबंधन ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी थोड़ी तर्क भी है, वो तर्क होनी भी चाहिए कि आप आखिरी उम्मीद है और आपसे उम्मीद टूट रही है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने SIR पे जो फैसला दिया है, आप देखिए कैसा फैसला। इसी सुप्रीम कोर्ट में जज कह रहे हैं कि इस बार वोट नहीं दे पाए तो अगली बार दे दीजिएगा। क्या डेमोक्रेसी सस्पेंड हो सकती है कि आज नहीं, आज संडे है, मंडे से कर लीजिए डेमोक्रेसी? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है उसमें इतनी संवेदनशीलता नहीं बची है कि वो सुओ मोटो ले। एक हम लोग सुना करते थे सुओ मोटो, वो सुओ मोटो करके वो अटॉर्नी जनरल से पूछ नहीं रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। और एक उम्मीद की किरण जुगती है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस माधव जामदार, उन्होंने एक स्टैंड लिया है और उससे जरा एक उम्मीद किरण जगती है कि हाँ भाई अभी न्याय जीवित है इस देश में, जैसा फैसला उन्होंने लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निराश किया है और भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इतनी शक्तियां इसीलिए दी हैं कि आप इस प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व है, जब सेफ्टी वॉल्व ही नहीं चलेगा तो कुकर फट जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए। चिट्ठी को, जो इंडिया गठबंधन की चिट्ठी है, उसको गौर से पढ़ना चाहिए। और एक बात जो RSS के होसबोले साहब ने कहा है मंदिर के चंदा चोरी पर, पहली बात कि उन्होंने कबूल किया, अच्छी बात है कि मंदिर में चंदा चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है। वो कौन लोग हैं? ये ट्रस्ट में कौन लोग हैं? इस ट्रस्ट में RSS के लोग हैं। क्या उनका हाथ नहीं है उसमें? अभी जांच चल रही, सामने आ जाएगा। या हो सकता है जांच में छुपा दिया जाए तो भी सामने आ जाएगा। तो कौन लोग हैं? वो RSS के लोग हैं।
मोहन भागवत वहां बैठे हुए थे प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी के साथ। दोनों का संबंध आरएसएस से है। लेकिन आरएसएस को ये जो मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ है, ये बड़ा नुकसान करने वाला है। देखिए, आरएसएस ने कभी भी अपने दम पे बड़े आंदोलन नहीं किए। 100 साल के इतिहास में अंग्रेज के खिलाफ भी सड़क पे नहीं उतरे, माफिया मांगते थे। उसके बाद जेपी आंदोलन में भी पिछलग्गू थे और अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए जेपी के साथ आए थे। उसके बाद कभी सड़कों पे आपको आरएसएस के लोग नहीं दिखाई देंगे। इनका किसान संघ भी है, क्या एमएसपी के लिए कभी लड़ाई लड़ी? इनका भारतीय मजदूर संघ भी है, क्या किसी एक मजदूर का बर्खास्तगी इन्होंने दूर कराई? कभी नहीं। ये सबसे बड़ा 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन जो आरएसएस ने किया एकमात्र, वो यही आंदोलन था राम मंदिर का। और इस आंदोलन को भी आरएसएस ने खुद ही सबसे बड़ा नुकसान भी किया कि आस्था जहाँ पे लोगों की, लाखों लोगों की है, करोड़ों लोगों की है, वहाँ पे चंदा चोरी इन्हीं के लोगों के द्वारा हुई है। इसमें कौन नेहरू को आप दोष देंगे? इसमें कहाँ राहुल गांधी को आप दोष देंगे? इसमें कहाँ किसी मुसलमान को दोष देंगे आप? ये तो आप ही के लोग थे, आप ही का बनाया हुआ ट्रस्ट था और आपने चोरी की और खुद मान रहे हो हाउस बोले साहब। तो आरएसएस यहाँ से अब बहुत मुश्किल है कि यहाँ से वो निकल पाए। मैं मानता हूँ कि आरएसएस के अंदर कोई नैतिकता जैसी चीज है नहीं, उसका ढोंग है, उसका प्रचार है, वो सामने राम मंदिर मूवमेंट से आ गया, जो चंदा चोरी से आ गया सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, ज़रा इधर देश के हालात पे हम बात कर रहे हैं और शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा की कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया था कि एसआईआर के बारे में और देश के लोकतंत्र पर जिस ढंग से आघात पहुंचा है, उसके बारे में एक चिट्ठी लिखी जाएगी सीजेआई को। वो चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, साढ़े तीन पन्ने की चिट्ठी है। केसी वेणुगोपाल ने उसको आज साझा की है। उस पर 23 दलों ने साइन किया था, जिसमें अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने उसका जिक्र किया भी था, जिसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके दोनों का सिग्नेचर है। ये सब कुछ तो मायने रखता है और साफ समझ में आता है क्या चल रहा है देश में। लेकिन इस चिट्ठी में जिन बातों को लिखा गया है, ये साफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं ऐसे मसले पे जहां युवाओं की बात है, जहां देश के लोकतंत्र और चुनाव की प्रणाली पद्धति इन सब की बात है, उसमें जिस ढंग से चोरी हो रही है उसकी बात है, और सबसे बड़ी बात कि सीधे सीधे जुडिशरी, और कहा जा रहा है कि जुडिशरी जो है यानी न्यायपालिका भरोसा तोड़ चुका है। और न्यायपालिका का भरोसा टूटना मतलब लोकतंत्र का टूटना। अब ये आप ही बताइए माननीय जज महोदय, जस्टिस महोदय, कि इसके आगे क्या किया जाए, ये सवाल खड़ा किया गया है। जरा ये गंभीर सवाल पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं, और इसके साथ जो कुछ हो रहा है उस पर हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। बहुत गंभीरता के साथ इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाला सत्र बहुत हंगामेदार रहेगा, और यह हंगामा विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष करना चाहेगा, यह भी दिखाई दे रहा है। देखिए राजीव जी, मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करता हूं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख दें, आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिख दें, आप कहीं लेटर लिख दें, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए सीधी सी बात है, अब तो जनता की अदालत में पहुंचने का समय है। और ये मेरे ख्याल से जो हम लोगों का शायद इतने दिनों से प्रयास था, अलग अलग अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे, एक एक लकड़ी को वो तोड़ देंगे। अगर आप गट्ठर बन जाएंगे तो वो नहीं तोड़ पाएंगे। और मेरे ख्याल से उसी दिशा में अब सब लोगों ने बात समझ ली और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी वहां है, एसएफआई वहां पे है, आयसा वहां पे है, बाकी सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य चले गए, टीएमसी वाले चले गए, कांग्रेस वाले चले गए, आम आदमी पार्टी वाले भी वहां गए थे। देखिए अब तो ये निर्णायक युद्ध है जिसके अंदर जनता की अदालत में हमको जाना है, क्योंकि जनता देखिए परेशान है, बहुत भीषण परेशान है। आप अगर वीडियो देखते होंगे, आपको टाइम अगर मिलता होगा, दिल्ली के अंदर लाखों मकान तोड़े गए हैं, लाखों मकान तोड़े गए हैं गुड़गांव के अंदर और दिल्ली के अंदर। हर जगह जहां वादा किया गया था कि नहीं तोड़े जाएंगे, वहां तोड़े गए। लाखों लोग पीड़ित हैं।
वो लोग भी पीड़ित हैं जो कह रहे हैं कि भाई जब आपका तेल का दाम $120 हो गया था, आपने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम बढ़ा दिए थे, आज जब वो दाम आधे हो गए आप कम क्यों नहीं कर रहे? पीड़ित सब हैं। लेकिन ये सारे देखिए, अभी तक तो ये था एक कि साहब वो ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, वो कांग्रेस का आंदोलन है, फलाने का आंदोलन है। अब तो एक हमें सामूहिक रूप से देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए सबको एक साथ, भूलते हुए कि कौन ए पॉलिटिकल है कौन पॉलिटिकल है। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो सबकी होती है। जब भी कोई किसी को वोट देने जाता है, मानी बातें वोट देता है, तो उसकी आइडियोलॉजी से वो सहमत होता है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। हमें मतलब इस बात से है कि ये जो बच्चों का कॉज है, ये हमारे युवाओं का कॉज है। जो ये बच्चे जंतर मंतर के अंदर वहां बैठे हुए हैं और बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही है। आज मैंने सुना राजीव जी, सहारनपुर से एक लेडी आई हुई थी, वहां आके वो रोने लगी। और मैं भी आपको बताऊं, जब पहले दिन मैं जंतर मंतर गया था, मैं भी रोने लगा था। जब मैं एक इंटरव्यू किसी चैनल को दे रहा था, आंखों से आंसू आ गए मेरे, क्योंकि हम कल्पना नहीं कर पाते कि हमारे देश के युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है जो हमने अपनी युवा स्थिति में नहीं देखा था। तो ये सवाल है कि अब ये मतभेद कौन किस पार्टी का है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, ये समय उस चीज का नहीं है। ये संवेदनहीन सरकार को ये चेतावनी देने के लिए सड़क पे सब लोगों को आना पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र 12 साल हो, चाहे आपकी उम्र 74 साल हो या 80 साल हो। चल फिर भी पाते हैं तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत माता के लिए, जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा, हमारा ऋण है भारत माता का, उस ऋण को हमें वापस करना है। और उसके लिए जो भी हमारा त्याग हो जाए, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इसको आजाद कराया है, इसको हम नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस नहीं बनने देंगे। ये देश लोकतांत्रिक रहेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, और उसके लिए सामूहिक रूप से सबको सड़क पर उतरना होगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी समझ ली है, राजनीतिक दलों ने भी समझ ली है। हम अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ सकते इन दुष्टों से। हमको इकट्ठे होकर और एक साथ इकट्ठे होकर जनता के दरबार में जाना होगा, और जनता इन्हें दंड देगी। क्योंकि आपको यह भी पता होगा, दिग्विजय सिंह अब उज्जैन से यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की, और उन्होंने कहा महाकाल के अंदर भी इसी तरह की चोरी डकैती हो रही है। तो महाकाल की नगरी से अयोध्या सब लोगों को जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए, शहर शहर आंदोलन होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भारत माता का ऋण वापस करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी, चलिए देखते हैं ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। लेकिन हाँ, परेशानियों में देश है, परेशानी नहीं बल्कि परेशानियों से घिरा हुआ ये देश, और इसमें जनता तो आवाज़ उठा रही है, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में जब जन नेता सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं। जन नेताओं की भूमिका इस वक्त बढ़ जाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, या डीएमके या बाकी दलों के हों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के हों। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। और उससे पहले यहाँ जंतर मंतर और राहुल गांधी उधर तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज की, और ये हम सब देख रहे हैं। आना चाहता हूँ जल्दी से सुनील शुक्ला जी एक बार फिर आपके पास। और सुनील जी ज़रा आपसे जो अभी स्वामी जी भी बता रहे थे, और इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? आंदोलन, कई आंदोलन देश में खड़े हुए, किसानों के आंदोलन को हम लोगों ने देखा, शाहीन बाग के आंदोलन को देखा। 3 आंदोलन की अगर हम बात करें, अन्ना आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन और किसानों के आंदोलन। महिला पहलवानों का भी आंदोलन हुआ था इसी जंतर मंतर पे, लेकिन वो छोटा एक टुकड़ा था महिला पहलवानों का, जिसमें और भी संगठनों और बाकियों का को जिस ढंग से उसमें जान फूंकनी चाहिए थी नहीं फूके। लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, तीनों गैर राजनीतिक आंदोलन थे। तीनों आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन, यहाँ भी गैर राजनीतिक, लेकिन जो स्टूडेंट विंग है वो दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ज़रा फ़र्क बताइए, समझने की कोशिश करें, हम सब मिलके कोशिश करें। और ये फ़र्क जो है वो किस दिशा में इस देश को, आंदोलन को, और इतना लंबा आंदोलन हम लोगों ने शायद पिछले 1 दशक 2 दशक में जंतर मंतर पर नहीं देखा। ऐसा इतनी भीड़ वाला और इतने दिनों तक, 14 दिनों तक लगातार चलने वाला। कई लोग हैं जो 10-10 साल से बैठे हुए हैं इसी जंतर मंतर पे, लेकिन ऐसे इस भीड़, इस हिसाब से इतना
आज 14 दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गया। इसलिए जरा आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक पॉडकास्ट देखिए आप। पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखिए आप, समझिए कि देश के इस पूरे घटनाक्रमों में जो बदलाव आ रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे उस पॉडकास्ट में। लेकिन अभी सुनील शुक्ला जी। देखिए, अन्ना आंदोलन को तो गैर राजनीतिक मुझे स्वीकार करने में दिक्कत है, क्योंकि अन्ना आंदोलन के पीछे बीजेपी थी, संघ के लोग थे, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। और अन्ना आंदोलन ने आंदोलनों को लेकर के बाद के जो उसके परिणाम आए, उससे एक तरह से लोगों में निराशा भी हुई, क्योंकि जिन बातों को लेकर के आंदोलन चला, जो लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन मुद्दों को उन्हीं लोगों ने, नेतृत्व करने वालों ने ही छोड़ दिया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक जबरदस्त नारा था वो। लेकिन बाद के दिनों में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये मुद्दा ही नहीं रह गया। कोई आज उस पर वही लोग चर्चा नहीं करते जो इसको लेकर के आंदोलन, अन्ना आंदोलन के अगुवा बने हुए थे। लोकपाल, लोग सरकारी कामकाज में या सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए लोकपाल की बात बड़े पैमाने पर की गई। आज लोकपाल की क्या स्थिति है और जो वायदे किए गए थे उसका क्या हुआ, और उस पर कोई बात भी नहीं करने के लिए तैयार है, कोई नहीं करना। अन्ना हजारे साहब कहाँ हैं? अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, वो कहाँ है लोकपाल? लोकपाल को उन्होंने कितनी ताकत दी? यह सरकार जब आई, इसने लोकपाल जो बनाया वो लोकपाल है या लोकपाल का नाटक है, जो बावजूद इसके कोई नहीं बोल रहा है। तो भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का एक बड़ा मुद्दा था, किसानों से, छात्रों से जो जुड़े हुए मसले थे उनको लेकर के तमाम विषयों को जोड़ा गया था। क्या हुआ उनका? तो एक उसको कोई एक ऐसा आंदोलन जो केवल लोगों ने अपने आप उसको शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था वो। उसको आपको समझने में मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि शुरुआती दिनों में हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये तथ्य सामने आए कि आंदोलन शुरू होने के पहले संघ की मुख्यालय पर उसकी बैठक हुई, ये तमाम नेता उसमें शामिल हुए, संघ के लोग उन प्रदर्शनों में लगातार शामिल हो रहे थे, जो इंतजामात थे उस दौरान धरना स्थल पर या रामलीला मैदान में, उसमें संघ के लोगों की बड़ी भूमिका थी। तो ये जो बात के तथ्य हैं वह ये बताते हैं कि वो आंदोलन केवल जनता का आंदोलन था, ऐसा नहीं था, या गैर राजनीतिक था, ये भी नहीं था। आज जो आंदोलन ये चल रहा है, ये कह सकते हैं आपकी, हालांकि मुझे शुरू से इस बात को लेकर के रहा है कि वह अन्ना आंदोलन के कारण ही हुआ कि इस आंदोलन को जो कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरू किया, यह देखने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। वामपंथी दलों का, मैं विद्यार्थी जीवन से देखता चला रहा हूँ, वामपंथी दल जहां भी संघर्ष की स्थिति होती है, चाहे उनके छात्र संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, वो तुरंत उसको समर्थन देते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि इस आंदोलन को चला कौन रहा है, वो आंदोलन के साथ हमेशा है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, व्यापारियों का आंदोलन हो, उनको समर्थन देने में विलम्ब नहीं करते। भले उनको ये न कहा जाता हो कि वह उनका आंदोलन, केवल अपने ही आंदोलन में सक्रिय होते हो, ऐसा नहीं है। कई जगहों पर मैंने देखा इस आंदोलन के साथ भी खड़े हुए, जबकि इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, उनके नेता लोग बाद में शामिल हुए। तो लेकिन संघर्षों का, आंदोलनों का समर्थन किया जाना चाहिए। हम भी इस आंदोलन के खिलाफ कभी नहीं रहे। अगर कोई अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है तो उस आक्रोश के प्रकटीकरण का समर्थन होना चाहिए, और सरकार पर इस बात का दबाव होना चाहिए कि इस तरह से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए, और किसी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को, किसी समूह को लंबे समय तक सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जो लेकिन इस सरकार की यह कार्यशैली नहीं है। और अब यह आंदोलन किसी एक के हाथ में नहीं रह गया, विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हो गए, छात्रों का बड़ा समूह जो किसी से संबद्ध नहीं है वो इसमें आ गया, वामपंथी दल आ गए, कांग्रेस आ गई, टीएमसी आ गया, सिविल सोसाइटी के लोग, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग भी आ गए। ये लोग कोई कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य थोड़े हैं, लेकिन ये लोग भी आ गए क्योंकि संघर्षों का समर्थन होगा, उसके लिए आए, उन्होंने उनका समर्थन किया, तो इसका फलक बड़ा हो गया। और इसमें और ये भी नहीं है कि
जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, इन यहाँ के आंदोलनकारी कांग्रेस के आंदोलन से कोई विरत है या उससे अलग कोई रखते हैं, वो उस आंदोलन का भी समर्थन कर रहा है। और बड़े उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी इस धरना स्थल पे आ रहे हैं। तो यह जो जंतर मंतर पे चल रहा धरना है, वह इस बात का एक बड़ा संदेश है कि लोगों में आक्रोश है और वह अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए एकताबद्ध होकर के सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं और निकल रहे हैं। अब सरकार को लेकर के जो एक भय की बात कही जाती थी कि आंदोलनों से और लोग इस बात के लिए घबरा रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, उसका दमन का क्या तरीका होगा, इसलिए आंदोलनों की का रूपरेखा नहीं बन पा रही है, उस धारणा से लोग बाहर निकल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जो जंतर मंतर पर ये विद्यार्थी पोस्टर और बैनर लेकर के खड़े हैं, इनके अभिभावक जब इन चित्रों को देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर होगा? क्या वह इस सरकार के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? क्योंकि वह अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर के तो चिंतित है, परेशान है। वह परीक्षा की स्थितियों को लेकर के उनके मन में तरह तरह की आशंका है। उनको लगता है कि सरकार उनके बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का सवाल हो। अब अगर जो सीबीएसई की परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान जो बच्चों पे गुजरी है, वो अभिभावकों के ऊपर भी गुजरी है, वो उसका अभिभावक सामना कर रहे हैं। अगर किसी भी गार्जियन का बच्चा आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया और पता चला कि सीबीएसई की परीक्षा में उसको उतने नंबर नहीं मिले जितना आवश्यक है आईआईटी में प्रवेश के लिए, क्या बीतेगी उसके ऊपर, क्या स्थिति बनेगी? और ये जो विद्यार्थी हैं, अब ये स्थिति नहीं रह गई है कि ये विद्यार्थी इस बात से घबराएं कि मेरा नाम छप जाएगा, मुझे लोग पहचान लेंगे या सरकार की एजेंसी मुझे पहचान लेंगी। इस धारणा से तो आगे निकल गई है। तो ये एक बड़ा संकेत है। ये जी एक बात जो ये कही गई कि जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई। राजीव जी, झुग्गी झोपड़ियों के समर्थन में या पक्ष में सरकार बीजेपी कभी नहीं रही है। आप याद कीजिए कि जब इसी डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था तो उनके जो इस तरह के इलाके थे उनको छिपा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी थोड़ा सा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से उधर जंतर मंतर चलना चाहता हूं। उधर स्टेज पे भाषण चल रहा है। जी, भाषण चल रहा है। स्टेज पे शायद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, भानु प्रताप हैं, बिल्कुल एडवोकेट भानु प्रताप पहुंचे हुए हैं। और इकरार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, एक्टिविस्ट भी हैं, इकरार शायद और भानु प्रताप, महमूद प्राचा, इन सब ने चुनाव सुधार के लिए ईवीएम में धांधली, इन सब के खिलाफ काफ़ी आवाज़ बुलंद की। आप याद कीजिए 2024 के चुनाव से पहले खासकर, और इसी जंतर मंतर पर कई बार। इकरार शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनके पास आऊँगा, लेकिन सुनील जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। भानु प्रताप अभी दिखाई दे रहे थे, वो मंच पे भाषण दे रहे हैं। मुझे तो पहचाना हुआ चेहरा है, तो मुझे भी लगा कि उनका भाषण एकदम शुरू हुआ है। तो अब ये आंदोलनों में ये लोग जो सरकार को लेकर के बच्चों में आशंका थी कि अब करियर खराब हो जाएगा, सरकार की एजेंसियां मुझे पहचान लेंगी, तरह तरह की दमनकारी कार्रवाई होने, उससे लोग अब युवा बाहर निकल गए और बड़े पैमाने पर बाहर आ गया। वो तो जो झुग्गी झोपड़ियों को हटाने चीज, जो बड़े नेताओं के आंगन होते हैं अचानक नहीं होते, महीनों पहले में कार्यक्रम तय हो जाते हैं, इनकी जगहें तय हो जाती हैं, रूट तय हो जाता है, कहाँ से जाएंगे, किधर से गुजरेंगे। उन स्थानों को बेहतर कर देने के बजाय उनको ढक देना या उनको बुलडोजर लगा के गिरा देना, ये कहां से तर्कसंगत है? झुग्गी झोपड़ियां कोई नई बात तो है नहीं। देश के किस कोने में, देश के किस राज्य में, देश के किस जिले में झुग्गी झोपड़ियां नहीं है? अगर आप उनको बेहतर करना चाहते हैं और यह दिखाई पड़े कि नहीं सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा है, तो फिर हम उनको बेहतर कर दीजिए। आप ऐसा उपाय कर दीजिए कि वो झुग्गी झोपड़ियां दिखाई न पड़े, वो रहे ही नहीं। लेकिन इसके बजाय यह करना कि उनको तोड़ देना। चलिए थोड़ा सा सुनते हैं सुनील जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। में और संसद में जो सदस्यों की, राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है, उसमें अगर हेरफेर करनी हो, संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना हो, संविधान के भाग 5 और उसके अध्याय 4 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिस तरह से होती है, इसमें अगर संशोधन करना हो, और संविधान के भाग 6 और उसके अध्याय 5
जिसमें राज्यों में हाई कोर्ट जो है, इसमें अगर परिवर्तन करना हो तो इन दो शर्तों के साथ साथ आधे से कम आधे राज्यों का इस संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव भी होना चाहिए, पर वो भी विधानसभाओं से, कोई मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल से नहीं। राज्यों में उनका, आधे राज्यों में सरकार बीजेपी की हो गई है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है, इसलिए सांसद तोड़े जा रहे हैं। और जिस दिन इनकी यह संख्या हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, सबसे पहले इस देश का संविधान खत्म किया जाएगा। और जिस दिन संविधान खत्म होगा, उस दिन आपके तमाम राइट खत्म होंगे। आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, यह अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। मैं जो यहां बोल रहा हूं, यह अधिकार छीन लिया जाएगा। और सब कुछ जो संविधान ने आपको दिया है, एक झटके में खत्म किया जाएगा। सरकार इसके अलावा क्या कर रही है? सरकार इसके अलावा एसआईआर कर रही है। एसआईआर अभी तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुकी है। एसआईआर का प्रावधान संविधान में नहीं है। एसआईआर का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं है। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक व्यवस्था इस देश में चलाई जा रही है और देश की सुप्रीम कोर्ट उसको करी है। जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ठीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ, सरकार के साथ इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। तो आपको सरकार से नहीं लड़ना, आपको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना है। आपकी लड़ाई किस किस से है? इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे यूपीएससी हो, सब सरकार की गुलामी में लिप्त हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इनसे भी लड़ना है आपको। लड़ाई आपकी बहुत बड़ी है, लड़ाई छोटी नहीं है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मीडिया, ये सोशल मीडिया के साथी जो आपको रात दिन दिखा रहे हैं, अगर पूरे दुनिया में अगर पहुंच रहे हैं तो इन्हीं सोशल मीडिया के साथियों की वजह से पहुंच रहे हैं। इनका बड़ा धन्यवाद आपको करना चाहिए। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ताला लगा दी, आपकी कोई बात जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो सरकार की गुलामी में ही मस्त है। उनसे भी लड़ना है। इस देश के तमाम पूंजीपति जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया जो हो चुका है, जिसको खरीद लिया पूंजीपतियों ने सरकार के माध्यम से, वो सारे के सारे एक हो चुके हैं। इन सब से आपको लड़ना है। तो जो संविधान को खत्म करने के लिए जो दूसरी और काम किया जा रहा है, वो है एसआईआर, जिसको मैंने कहा। इसका आप, जैसे मैंने बताया कि 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक 6 करोड़ 83 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। हां बिल्कुल, मैं आपकी समझ सकता हूं सर, मैं बिल्कुल अभी खत्म करता हूं, लेकिन बात जरूरी है। मंच पे आपने आने का मौका दिया है, तो कहना मैं समझता हूं जरूरी है। मैं खत्म करता हूं अभी। तो 6 करोड़ 83 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। ज्यादा थे 91 लाख लोगों के, लेकिन 27 लाख लोगों के नाम कटे। उनमें आर राजगोपाल साहब का भी नाम था। आर राजगोपाल, द टेलीग्राफ के संपादक। आपने देखा उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। पासपोर्ट, इतने बड़े व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया और आज उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। और 4 PM पर अगर आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक महिला के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनना, क्योंकि उस महिला का नाम भी उस वोटर लिस्ट से काट दिया गया एसआईआर के माध्यम से। ये सब जो होने जा रहा है ना, ये जितने नाम कटेंगे, ये आपकी सबकी नागरिकता जाएगी। सरकार वो खेल खेल रही है। मेरा आपको सिर्फ ये समझाने का, उसकी तरफ ले जाने का मकसद ये है कि आप लड़ाई समझो। आपकी लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको मैं नहीं मानता कि आपको केवल एक जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके इस्तीफे तक आपको सीमित रखना चाहिए। आपकी रणनीति क्या है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नजर में ये मंत्री पंत्री ये तो मक्खी मच्छर की तरह हैं। असली जो बीमारी है वो है इस देश का प्रधानमंत्री,
देश की सरकार, गृह मंत्री और आरएसएस इसलिए क्योंकि तमाम एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क आरएसएस ने किया है और मोदी ने आने के बाद में तमाम एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के हाथ में दे दिया है। अभी एक बिटिया यहां पर बोल रही थी कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, 4 लाख स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें लिखा हुआ बाकायदा 4 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। सो देश का भविष्य बहुत बुरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार यहां आंदोलन चल रहा है, लोग यहां पर बैठे हैं, नौजवान इस देश का जो भविष्य है वो यहां पर सड़कों पर है, तो सरकार के कान पर अभी तक कोई जू रेंग नहीं रही। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर लड़ना शुरू किया है तो पूरी ताकत से लड़ना, और आपके ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को, उन सवालिया निशानों को खत्म करना यह भी आप ही के हाथ में है। आप अपनी ईमानदारी से जितनी मजबूती से यह आंदोलन लड़ेंगे, लोगों के सामने, देश के सामने सिद्ध करेंगे, उस बात से सिद्ध होगा कि आप वाकई में कितने ईमानदार हैं या कहीं कुछ और कहानी तो नहीं है। इस बहुत अच्छी बात है। हां बिल्कुल, देखिए मैं देश के लोगों से यह निवेदन करूंगा, हालांकि 1 मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो बहुत अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 2 करोड़ 22 लाख लोग फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। 8 लाख लोगों ने ये जो पिटीशन साइन करके दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन दुख इस बात से हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, यहां उनकी उपस्थिति उतनी मात्रा में नहीं है। मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा, अगर वो समझते हैं कि यह आंदोलन ईमानदारी से लड़ा जा रहा है और वाकई में इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो लोगों को साथ देना चाहिए, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ में साथ देना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं तो जंतर मंतर पर 200-250 आंदोलन तो कर लिए होंगे जब से कम पिछली 35-40 साल की उम्र में जब से मैं लड़ रहा हूं। ईवीएम का आंदोलन तो खुद मैंने ही शुरू किया यहां पे, और किसान आंदोलन में 13 महीने रहा, CNRC के आंदोलन में रहा, आज आपके आंदोलन में आया हूं देखने के लिए कि क्या है सारी चीज, सब कुछ जो हो रहा है वाकई में क्या पूरी ईमानदारी से और सही रास्ते पर जा रहा है, यही देखना आया हूं। आपने मुझे मौका दिया, बोलने के लिए मंच पर बुलाया, मंच दिया। आपका, सोनम साहब का, तमाम साथियों का जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। लड़ते रहिए, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। इस सरकार से डरना नहीं, ये कायर सरकार है, ये देश का प्रधानमंत्री निहायत कायर सरकार है, लेकिन बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ध्यान से इस लड़ाई को लड़िए। थैंक यू, धन्यवाद सर, तालियां बजावे। तो सुन रहे थे आप यहाँ जंतर मंतर से एडवोकेट भानु प्रताप को, और अपनी बात कह रहे थे। जो सवाल हैं उन सवालों को भी रख रहे थे, कह रहे थे कि आप यानी जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी, आपके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, और ईमानदारी से अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो ईमानदारी से लड़िए और साबित भी कीजिए कि आप सचमुच युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपील भी उन्होंने की कि 2 दिन 3 दिन के अंदर यहाँ आपने देखा कि इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हो गए, 2 करोड़ 22 लाख फॉलोअर्स हो गए, लेकिन उतनी संख्या में यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। ये बात यहाँ हो रही थी। जल्दी से आना चाहता हूँ जरा इकरार, ये लगातार क्या ये भी अचानक पहुँचे अभी एडवोकेट भानु प्रताप? और भानु प्रताप DB लाइव पे कई बार आ चुके हैं, उनके कई इंटरव्यू, कई बार 1-to-1 उनसे हम लोगों ने किया है। काफ़ी मुखर हैं, मुखर वक्ता हैं, और चुनाव सुधार पर काफ़ी लड़ाई लड़ते आए हैं, अभी बता भी रहे थे। लेकिन यहाँ उनके आने से क्या कुछ दिखाई देता है जंतर मंतर पे? जल्दी से, अब समय खत्म हो रहा है। जी राजीव जी, राजीव जी देखिए, महुआ मोइत्रा भी अभी आई थी, वो भी अचानक यहाँ पहुँची थी
और वो बहुत इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो मंच के बाद सीधा वो चली गई, क्योंकि उनका कार्यक्रम जो भी यहाँ आता है वो जो अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ बोल कर गई। जो बाद में जो सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनको बहुत जल्दी था, अचानक में उन्होंने कार्यक्रम बनाया था, इसलिए वो जल्दी चली गई और वो फिर आएंगी यहाँ मंच, और सभी लोगों से जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो जो है उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक ऐसे ही एडवोकेट भानु प्रताप भी बिना किसी कार्यक्रम के यहाँ आए थे, और क्योंकि राजीव जी 7 बजे के बाद में इस मंच पे जो है वो संबोधन नहीं होता, 7 से 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद में, क्योंकि जो सोनम है उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है और जो उनको साउंड से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए लगातार बार जो भानु प्रताप जी को भी इसीलिए बीच में टोका गया कि उनकी जो है वो तबीयत ख़राब है, तो साउंड बहुत तेज़ होता है, इसलिए जो है वो लगातार जो 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद वो नहीं अनुमति दी जाती। लेकिन क्योंकि ये यहाँ आए थे तो इनके बारे में जो सीजेपी के जो प्रवक्ता वो इन्हें मंच पर लेकर आए और इन्होंने अपनी बातें रखी, तमाम तरीके की बातें रखी। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जिस तरीके से करोड़ों में जो फॉलोअर्स थे सीजेपी के, उतनी बड़ी संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर लोग मौजूद नहीं हैं, तो सवाल लाजमी है कि जब इतना बड़ा जब प्रोटेस्ट है, जब आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो कम से कम मतलब कुछ संख्या में प्रोटेस्टर का होना यहाँ जरूरी है। हालांकि संख्या में कोई कमी नहीं है, ये लगातार जब से सोनम यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठ रहे हैं तो पहले की संख्या में लोग ज़्यादा यहाँ हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो एक दिन के फास्ट की जो सोनम ने जो लोगों से अपील की थी, तो लोग वीडियो बनाकर भी उनको शेयर कर रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और तमाम बातें इस पे हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं। एक लाइन में जरा चाहता हूँ अमलेंदु जी आपसे, प्रशांत जी, और एक दो लाइन में क्योंकि समय हो चुका है। अमलेंदु जी। राजीव जी, जो लोग हम लोग जो लगातार चर्चा करते रहे, वो भानु प्रताप सिंह ने जाकर आज सीधे मंच से सवाल उठा भी दिया और ये भी कह दिया कि चूंकि अब आप कूदे हैं तो यानी ये विश्वसनीयता जो है आपको कायम करनी पड़ेगी ताकि आंदोलनों से लोगों का भरोसा नहीं उठे। और राजीव जी, हम लोगों की चिंता भी लगातार यही रही है कि अगर आंदोलन कोई खड़ा हुआ है तो आंदोलनों की विश्वसनीयता खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आंदोलनों के नाम पर लोग बेवकूफ बनाकर चले जाएं, जो कि अन्ना आंदोलन ने किया था। तो ये राजीव जी सवाल है, मुझे लगता है कि इन आयोजकों के ऊपर भी एक गहरा दबाव इस बात को लेकर अब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इतिहास राजीव जी कभी माफ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी जुड़े हैं? प्रशांत जी शायद नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जी, आंदोलनों पर ये विश्वास की बात। जी, ये सही कहा उन्होंने, भानु प्रताप जी ने, कि लोगों के मन में जो संदेह है उसको दूर करना होगा, और ये कितनी प्रतिबद्धता के साथ आप आंदोलन में अपने आंदोलन को चला रहे हैं, यह बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से इस आंदोलन का फलक भी बढ़ाना होगा आपको, मतलब केवल आप सीमित रखेंगे केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, तो बात नहीं बनेगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार की वजह से लोकतंत्र पर कितना असर पड़ रहा है, आम नागरिक किस तरीके से प्रभावित है, और आम नागरिकों के हक कैसे छीने जा रहे हैं, मतलब इसको आप विस्तार देना पड़ेगा आपको। और जब आप विस्तार देंगे, स्वाभाविक है कि आपके प्रति लोगों की विश्वसनीयता वो बढ़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद पॉडकास्ट देखिए, उसमें बहुत गहराई से उन तमाम मुद्दों को यहां छूने की कोशिश हुई है और समझने की कोशिश की आखिर इस देश में जो चल रहा है उसके पीछे आखिर किसका हाथ है और क्या होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट